Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Western political thinker J.S. Mill, जिनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बैंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक J.S. मिल। J.S. मिल जो है वो उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारकों में से एक माने जाते हैं। J.S. मिल ने उपयोगितावाद का अंतिम समर्थन किया, यानी उपयोगितावाद के जो अंतिम विचारक हैं वो J.S. मिल हैं और व्यक्तिवाद की श्रेणी में उनका नाम सबसे पहले आता है। J.S. मिल ने उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा दी थी। J.S. मिल ने बैंथम के उपयोगितावाद को भौतिकवाद से निकालकर उसे नैतिक स्वरूप दिया था। बैंथम ने अपने उपयोगितावाद को भौतिकवाद से प्रेरित किया था, लेकिन J.S. मिल जो बैंथम के शिष्य थे उन्होंने बैंथम के उपयोगितावाद को भौतिकवाद से निकालकर उसे नैतिकता प्रदान की, यानी नैतिक स्वरूप प्रदान किया। उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सुखों के पीछे भागना नहीं होता, बल्कि नैतिकता, स्वतंत्रता और सामाजिकता का व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों से ज़्यादा महत्व होता है। बैंथम उपयोगितावाद को भौतिकवाद मानते हैं कि उपयोगितावाद का अर्थ होता है भौतिक सुखों को प्राप्त करना, लेकिन J.S. मिल कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य जो है वो सुखों के पीछे भागना नहीं होता, बल्कि नैतिकता, स्वतंत्रता और सामाजिकता, ये तीनों गुण व्यक्ति के जीवन में सुखों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता का उसने जो गौरव समर्थन किया है वह उसे राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। J.S. मिल की एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी। इस पुस्तक ने J.S. मिल को विश्व के स्वतंत्रता समर्थक करोड़ों लोगों के हृदय का सम्राट बना दिया। J.S. मिल का जन्म हुआ था 20 मई को 1806 में लंदन में और 1873 में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी और उसे उसकी पत्नी की कब्र में ही उसके साथ दफना दिया गया था। J.S. मिल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। J.S. मिल एक तर्कशील और बुद्धिमान लेखक थे। उनकी रचनाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक उनके जीवन काल की रचनाएं और दूसरी है उनकी मृत्यु के बाद की रचनाएं। उनके जीवन काल की रचनाएं हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक जो उन्होंने 1843 में लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में लिखी, ऑन लिबर्टी 1859 में, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859 में, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1860 में एंड यूटिलिटेरिज्म 1863 में, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में। इसके बाद उनकी मृत्यु के बाद भी कई रचनाएं प्रकाशित हुई थी। ऑटोबायोग्राफी 1873 में, एसेस ऑन रिलीजन 1874 में एंड लेटर्स 1910 में। अब बात करते हैं कि मिल ने बैंथम के उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किए हैं। मिल के समय में बैंथम के उपयोगितावाद की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। आलोचक विद्वानों का ये आरोप था कि यह कोरे, घोरे व इंद्रिय सुख पर आधारित है। कई लेखकों ने इसे सुवर दर्शन कहकर भी इसकी आलोचना की, लेकिन J.S. मिल बैंथम के सच्चे शिष्य थे और उसके सच्चे शिष्य होने के नाते ही उनकी आलोचनाओं को मिल सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वे इसके बचाव में आगे आए और उपयोगितावाद के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए थे उनको मुक्त करने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया। उसके द्वारा बैंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुख मापक गणना विधि में संशोधन किया था। मिल का कहना था कि इस विधि से सुख की मात्रा का आंकलन निष्पक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। सुख को वस्तुगत दृष्टि से नहीं मापा जा सकता। सुख जो है वो आत्मपरक अनुभूति होती है जिसे संबंधित व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। उसके अनुसार सुख का तात्पर्य केवल इंद्रिय सुख नहीं होता, बल्कि मानसिक और नैतिक सुख भी होता है। इसी आधार पर मिल ने सुख मापक गणना विधि को मूर्खतापूर्ण बताया है। दूसरा संशोधन किया था उन्होंने सुखों में गुणात्मक अंतर। मिल का कहना है कि विभिन्न प्रकार के सुखों में अंतर होता है। मिल ने बैंथम के मात्रात्मक भेद का खंडन करते हुए कहा कि विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है।
उसका कहना है कि कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी इसलिए प्राप्त करने योग्य होते हैं क्योंकि वे श्रेष्ठ होते हैं और उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। जिन व्यक्तियों ने उच्चतर और निम्नतर दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया हो, वे निम्नतर की तुलना में उच्चतर सुख को प्राथमिकता देते हैं। बैंथम के इस कथन से कि यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन, एक खेल का नाम है पुष्पिन, वो भी इतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ यानी कविता पढ़ना। मील सहमत नहीं है बैंथम की इस बात से। इस संदर्भ में बैंथम कहते हैं कि एक संतुष्ट सुवर और मूर्ख उससे सहमत नहीं है तो उसका कारण यह है कि वे केवल अपने ही पक्ष को जानते हैं। इस आधार पर मील ने सुखों के गुणात्मक अंतर को स्पष्ट किया। तीसरा, मील ने बताया कि अन्य व्यक्तियों का सुख भी होता है। बैंथम के अनुसार मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है जो सदा अपने हित को ही पूरा करने में लगा रहता है। उसमें दूसरों के सुख दुख को समझने की योग्यता नहीं है। लेकिन मील ने बैंथम के इस विचार का खंडन किया और कहा कि मनुष्य केवल स्वार्थी नहीं परमार्थी भी होता है। उसमें अपने सुख की इच्छा के साथ साथ दूसरों के सुख के लिए त्याग करने की इच्छा भी होती है। चौथा संशोधन उन्होंने इतिहास और परंपराओं में किया। बैंथम ने इतिहास और परंपराओं की घोर उपेक्षा की थी। उसने कहा था कि उसके सर्वव्यापी उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत सार्वदेशिक महत्व के हैं। उसका ये कहना था कि उसके द्वारा तैयार किए गए कानून और शासन प्रणालियां सरकार के किसी भी हिस्से में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। मील ने बैंथम की इस धारणा का खंडन करते हुए कहा कि प्रत्येक देश और जाति का अपना इतिहास और अपनी परंपराएं होती है। इतिहास और परंपरा का विकास उस देश की परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। इसलिए प्रत्येक देश की शासन प्रणाली वहाँ की परंपराओं और इतिहास से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग शासन प्रणालियां ही पाई जाती हैं। इसलिए मील ने इस संशोधन के द्वारा इतिहास और परंपरा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पांचवा संशोधन, राजनीति बनाम नैतिक सिद्धांत। बैंथम का ये कहना था कि राज्य के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा स्वार्थपूर्ण कारणों पर आधारित है। राज्य का आदेश मानने के पीछे उनकी कोई नैतिक बाध्यता नहीं है। इसके विपरीत मील ने बैंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में परिवर्तन करते हुए कहा कि मनुष्य के राज्य के प्रति कुछ सार्वजनिक कर्तव्य होते हैं और सार्वजनिक दायित्व होते हैं। व्यक्ति के आंतरिक मनोवेग, जिसे अंतःकरण कहा जाता है, हमें नैतिक तौर पर राज्य के प्रति बाध्य बना देता है। मील ने ईसा मसीह का उदाहरण देकर बैंथम के उपयोगितावाद को नैतिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। इस प्रकार बैंथम का अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है वो मील के दर्शन में नैतिक आधार में परिवर्तित हो गए। छठा संशोधन, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व। मील ने बैंथम के स्वतंत्रता सिद्धांत में भी संशोधन किया है। बैंथम ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की तुलना में व्यक्ति के सुख को प्राथमिकता दी है। उसका कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र होकर भी सुख को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मील ने स्वतंत्रता को विशेष महत्व देते हुए इसे उपयोगिता के सिद्धांत की अग्रगामिनी माना। मील का ये कहना है कि स्वतंत्रता का अपना विशेष महत्व है और यह स्वयं एक साध्य है, उपयोगिता की प्राप्ति के लिए साधन नहीं हो सकती है। मील ने स्वतंत्रता को व्यक्तिगत अधिकार के रूप में स्वीकार किया। मील के अनुसार स्वतंत्रता उपयोगिता से बड़ी साध्य है। सातवां संशोधन, मनुष्य के जीवन और राज्य का लक्ष्य। बैंथम के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य उपयोगिता है। उसके अनुसार मनुष्य का चरम लक्ष्य आत्म अनुभूति न होकर सुख की प्राप्ति और दुखों का निवारण है। इसके विपरीत मील के अनुसार जीवन का लक्ष्य अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाना है। उसका कहना है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाता हो। उसने अच्छे जीवन को सुखमय जीवन से श्रेष्ठ माना है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य सुखों की वृद्धि करना ना होकर व्यक्तियों के सद्गुणों का विकास करना है। आठवां संशोधन उन्होंने किया, राज्य का आधार और कार्य। बैंथम ने राज्य को व्यक्तिगत हित पर आधारित माना। उसका ये मानना है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए होती है, लेकिन मील ने राज्य को व्यक्तिगत हितों की बजाय व्यक्ति की इच्छा पर आधारित माना है। मील का कहना है कि व्यक्ति की इच्छा और उसके व्यक्तित्व के अभाव में राज्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा व्यक्ति की जो इच्छा है वही राज्य का आधार हो। इस प्रकार बैंथम के अनुसार राज्य के कार्य निषेधात्मक है, जबकि मील ने चाहा है कि राज्य के कार्य सकारात्मक होने चाहिए, जो कि सार्वजनिक कल्याण के लिए जरूरी है। इस प्रकार मील ने बैंथम के राज्य के नकारात्मक कार्यों को सकारात्मक कार्यों में बदल दिया।
इसके बाद 9वां संशोधन आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप का समर्थन। बेंथम ने व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त करने के लिए उनको अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन किया। उसका ये मानना है कि इससे व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि होगी और इसी के परिणाम स्वरूप सामाजिक प्रसन्नता में भी आनुपातिक वृद्धि होगी। इस प्रकार बेंथम ने अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। इसके विपरीत मिल का ये मानना है कि इससे सार्वजनिक कल्याण का मार्ग रुकेगा। कारखानों में और भू संपत्ति पर अमीर लोगों के एकाधिकार से बहुसंख्यकों के सर्वांगीण विकास में बाधा पहुंचती। इसलिए व्यक्ति का आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार शोषण की प्रवृत्ति को ही बढ़ाता है। इसलिए मिल ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का पूर्ण समर्थन किया है। 10वां संशोधन समाज को महत्व दिया है। बेंथम के अनुसार समाज एक कृत्रिम संस्था है, आर्टिफिशियल है। मिल के अनुसार समाज एक स्वाभाविक संस्था है, यानी नेचुरल है। उसका विश्वास है कि स्वस्थ सामाजिक वातावरण में ही व्यक्तियों का सार्वजनिक कल्याण संभव है। उसके अनुसार नैतिकता का सामाजिक उद्देश्य होता था। इसी प्रकार समाज का भी आध्यात्मिक तथ्य होता है और वह है समाज के समस्त लोगों का आध्यात्मिक कल्याण। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक सुख की कामना और उसकी प्राप्ति का ही प्रयास करना चाहिए। 11वां संशोधन मतदान प्रणाली में किया है। बेंथम ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था, जबकि मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया है। 12वां संशोधन मताधिकार में किया। बेंथम ने सबको मताधिकार प्रदान करने की बात कही थी, लेकिन मिल ने केवल शिक्षित, ज्ञानी, उत्तरदायी और बुद्धिमानी लोगों को ही मताधिकार प्राप्त करने की बात कही है। इसके बाद स्त्री मताधिकार में भी संशोधन किया। बेंथम ने इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मिल ने स्त्री मताधिकार का समर्थन किया है। लेकिन वो स्त्री शिक्षित, ज्ञानी, उत्तरदायी और बुद्धिमान होनी चाहिए, बुद्धिमती होनी चाहिए। 14वां संशोधन प्रजातंत्र में किया है। बेंथम ने प्रजातंत्र को हर परिस्थिति में उपयुक्त माना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लोकतंत्र उपयुक्त होगा, बेंथम ने ऐसा कहा है। लेकिन मिल ने इसे केवल उसी समाज में सफल माना है जहाँ के व्यक्तियों का चरित्र उत्कृष्ट हो। तो ये था J.S. मिल का बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन। अब जो मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन किया है, उसकी भी कई आलोचकों ने आलोचनाएं की हैं। सबसे पहली आलोचना ये की गई है कि मिल ने सुखों के गुणात्मक पहलू पर जोर दिया, लेकिन वह ये भूल जाता है कि सुख की मात्रा और गुण को तो मापा ही नहीं जा सकता, इसलिए उसकी सुख मापक गणना विधि सही नहीं है। यह केवल एक भ्रमजाल है और एक मिथ्या प्रयास है। दूसरी आलोचना की गई कि मिल का जो स्वतंत्रता सिद्धांत है वो भी दोषपूर्ण है। वह अधिकारों की कोई बात ही नहीं करता, इसलिए समानता और अधिकारों के अभाव में उसका स्वतंत्रता का विचार दोषपूर्ण है और उसकी इस धारणा के कारण उसे खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा जाता है। तीसरी आलोचना ये की गई कि मिल ने सीमित मताधिकार का समर्थन करके लोकतंत्र की आधारशिला पर प्रहार किया। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है और सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार देना चाहिए। लेकिन मिल वैसे तो प्रजातंत्र के समर्थक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने धनी और पढ़े लिखे लोगों को मताधिकार की बात की है। यह प्रजातंत्रीय भावनाओं के खिलाफ है। चौथी आलोचना है कि मिल का जो राज्य के द्वारा हस्तक्षेप का सिद्धांत है वो संदिग्ध है और अस्पष्ट भी है। उसने अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित बेंथम के राज्य की निंदा तो की है, लेकिन स्पष्ट करने में वो असफल रह गया कि अहस्तक्षेप की नीति का त्याग करने पर राज्यों में संघों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए वह संघों के रचनात्मक महत्व पर कुछ भी कहने में असफल रहा। पांचवी आलोचना ये की गई है कि आलोचकों का कहना है मिल के उपयोगितावादी दर्शन में मौलिकता का गुण नहीं है। उनका कहना है कि मिल ने बेंथम के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये था मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में किया गया संशोधन और आलोचकों के द्वारा मिल के सिद्धांत में की गई आलोचनाएं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।